नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। तो अभी हाल-फिलहाल यूपीपीसीएस सबका प्रीलिम्स 12 अक्टूबर को होने वाला है। उसको ध्यान में रख के हम लोग टेस्ट पेपर के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे थे। वैसे में दृष्टि द विज़न दृष्टि है, इसका टेस्ट हम लोग देख रहे थे और ये टेस्ट नंबर 14 था आपका और ये फुल लेंथ का टेस्ट हम लोग देख रहे थे। चूँकि आपको पता है प्रीलिम्स में 2 पेपर होता है आपका जीएस 1, जीएस 2। टीसेट का भी आपको 3 पेपर सॉल्व करा दिया गया है, तो 2 पेपर और मैं आपको सॉल्व कराऊँगा। टोटल 5 पेपर मैं बताया था आपको सॉल्व कराने का। फुल लेंथ टेस्ट पिछला दिन हम लोग देख रहे थे, वेदर वगैरह सही नहीं होने की वजह से फुल लेंथ टेस्ट जो है आपका पूरा डिस्कस नहीं हो पाया था। आज इसको हम लोग पूरा जो है डिस्कस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। एक-एक प्रश्नों का आप लोग उत्तर करेंगे। कल जितना प्रश्न हम लोग देख चुके थे उससे आगे निकलते हैं। ईमानदारी पूर्वक एक-एक प्रश्नों को उत्तर करेंगे और एक आपको आज जो है दिया जाएगा टेस्ट पेपर, तो उसको आप लोग अटेम्प्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है? एक टेस्ट पेपर कल आपको मिलेगा। चलिए, यहाँ से प्रश्न हम लोग को देखना था, 65 तक हम लोग देख चुके थे। विभिन्न प्रकार के विलयनों में कोशिकाओं के व्यवहार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक है? कौन-सा सही है, ये बताना है। लिख रहा है कि समप्रसारी विलयन में कोशिका से जल का प्रवेश या निकास नहीं होता है। ठीक है? समप्रसारी विलयन में। ठीक है, तो बात सही है। कोशिका के अंदर या बाहर जल और विलेय का सांद्रता बराबर ही होता है। तो ऐसे में देखेंगे ना जल प्रवेश करेगा, ना जल बाहर जाएगा। और अल्प प्रसारी विलयन में जल अंतःप्रसरण के माध्यम से कोशिका में प्रवेश करता है, जिससे शोध हो जाता है। ठीक है? तो दूसरा वाला बिल्कुल करेक्ट है। अति प्रसारी जो विलयन होता है, इसमें जल कोशिका से बाह्य प्रसरण के माध्यम से बाहर निकलता है, जिससे जीव द्रव संकुचित हो जाते हैं। अति प्रसारी के लिए तो बिल्कुल तीनों का तीनों कथन सही है। देखिए, आप सभी को पता ही है कि जब किसी भी कोशिका को किसी विलयन में रखा जाए, तो वो फूल सकता है, संकुचित हो सकता है या उसमें कोई चेंजेज़ नहीं आए, यही तीनों कंडीशन हो सकता है। जब किसी भी कोशिकन कोशिका की तुलना में विलयन में जल और विलेय की सापेक्षिक सांद्रता पर निर्भर करेगा कि जिस विलयन में आप रखे हैं उसको उसका सांद्रता क्या है। सांद्रता कम होगा, ट्रांसफर होगा, अगर इक्वल होगा, कुछ चेंजेज़ नहीं होगा। ठीक है, सिंपल तीनों सही है। तो ऑप्शन नंबर डी। देखिए, कल हम लोग जो प्रश्न देख चुके थे वो आपका हिस्ट्री था, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका था और साइंस स्टार्ट हुआ था। पौधों में जो है बिंदु स्राव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही है? ठीक, चाहे तो आप लोग अंग्रेजी के प्रश्न भी देख सकते हैं जहाँ आपको दिक्कत लगेगा, कुछ एरर लगेगा और अंग्रेजी के प्रश्न को वैलिड माना भी जाता है। करेक्ट रिगार्डिंग द जो है गुटियन इन प्लांट्स। ठीक है, बताना है कौन सा इसमें सही है। ये समांतर रात्रि और प्रातः काल में निम्न तापमान पे विशेष रंध्रों, जिन्हें जल रंध्र कहा जाता है, के माध्यम से घटित जो है होता है। बिंदुसराय में रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में जल नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला यहाँ पे कथन और पहला वाला बताइए कौन सही है। समांतर रात्रि में या प्रातः काल में निम्न तापमान पे विशेष रंध्र, जिसे जल रंध्र कहा जाता है, माध्यम घटित होते हैं। बिल्कुल ये तो सही है। ठीक है, रंध्रों के माध्यम से वाष्प के रूप में जल नष्ट हो जाते हैं। बताइए सही है क्या दूसरा? ठीक है, तरल बिंदु के रूप में नष्ट होते हैं, ना कि जल वाष्प के रूप में, तो इसको सही नहीं मानेंगे और ऐसे ऑप्शन नंबर केवल एक। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है, बताइए। स्टार्च, सेलुलोज, नायलॉन या प्रोटीन? तो देखिए, नायलॉन तो क्या है, कृत्रिम है, आप सभी को पता ही है। प्रकृति यानी प्रकृति से डायरेक्ट जो है प्राप्त हुआ है, जैसे पौधे या जंतु से प्राप्त हुआ है, जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्राकृतिक रबड़ हो गया। ये सब कृत्रिम जो मानव द्वारा बनाया गया है प्रयोगशाला में, जैसे पॉलीथीन आप देखते हैं, पीवीसी हो गया, बेकेलाइट हो गया, टेरिलिन, ये सब जो है क्या है, मानव निर्मित है। भारत में कृंतकनाशी विषाक्तता के लिए सर्वाधिक सामान्य कारक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है, बताइए। फॉस्फाइड, कार्बाइड, कार्बाइड, ऑक्साइड? सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फाइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 70। पूरे 150 प्रश्न होंगे। आप लोग बिल्कुल इत्मीनान से एक एक प्रश्न का आंसर करते रहेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सा एंटा एसिड के रूप में उपयोग नहीं किया जाता है? ठीक है, एंटा एसिड के रूप में कौन सा उपयोग नहीं किया जाता है? एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड है, मैग्नीशियम का ट्राई सिलिकेट है, सोडियम का बाइकार्बोनेट है, अमोनियम क्लोराइड। एंटा एसिड, एंटा एसिड का मतलब क्या है? जो हमारे में अतिरिक्त एसिडिटी आ जाता है उसको निष्क्रिय करता है, न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, अम्लता बढ़ जाता है तो अम्लता को कम करता है। तो एंटा एसिड के रूप में क्या क्षार ही डाला जाएगा? ठीक है, तो एल्युमिनियम का हाइड्रॉक्साइड हो गया या मैग्नीशियम का ट्राइसिलिकेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम जो है हाइड्रा ऑक्साइड भी हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इस्तेमाल होता है, ये सब तो इस्तेमाल होता है, लेकिन अमोनियम क्लोराइड इस्तेमाल इसके लिए नहीं होता है। ऑप्शन नंबर यही आपका सही हो जाएगा। एंटासिड के रूप में नहीं होता है क्योंकि इसका प्रकृति कैसा होता है, अम्लीय होता है, तो ये तो और अम्लता क्या होगा, बढ़ा देगा, और आपको न्यूट्रलाइज करना है। वैद्युक रसायन जो रासायनिक शेल होता है, इसी के संबंध में कौन सा कथन सही है बताना है। लिखा है कि फराडे सेल एक बाह्य शक्ति स्रोत के माध्यम से विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। गैल्वेनिक सेल स्वतः जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। बताना है कौन सा सही है। देखिए बिल्कुल बात सही है, फराडे सेल जो है बाह्य शक्ति स्रोत के विद्युत ऊर्जा को रासायनिक में, गैल्वेनिक जो है रेडॉक्स अभिक्रिया के माध्यम से ही रासायनिक को विद्युत में, दोनों का दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी ही बनेगा। ठीक है, गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इस सेल में देखते हैं आप लोग जनरली कि इलेक्ट्रोड पे एक स्वतः रेडॉक्स अभिक्रिया होता है, यानी वहीं पे ईएमएफ आपका उत्पन्न हो जाता है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। टिंडल प्रभाव निम्नलिखित में से जो है किस घटना से संबंधित है? ये प्रश्न हम लोग कितना बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, टिंडल प्रभाव, कोलाइड कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्णन ही, पहला ऑप्शन ही सही हो गया, आगे पढ़ने की जरूरत तो है नहीं। ठीक है, टिंडल के द्वारा ही 1869 में, ठीक है, सबसे पहले बार इसके बारे में देखा गया था। ठीक है, जब भी कोलाइडी विलयन से प्रकाश का किरण गुजरता है तो प्रकाश का मार्ग आपको दृश्यमान होता है। ये आप देखते होंगे किचन वगैरह में कभी जो बाहर से लाइट आता है तो उसका मार्ग दृश्यमान होता है। ठीक है, वो भी एक एग्जाम्पल, यानी ये प्रकाश के कण जो है फैलते हैं, वो आपको दिखता है। ठीक है, घने जंगलों में इसका एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। यानी कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश जब भी छोटे छिद्रों से कहीं प्रवेश करेगा तो ये आपको घटना देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मानव पोषण में शामिल प्रक्रिया का सही अनुक्रम है? ठीक है, सजाना है। पोषण का सही अनुक्रम कौन सा है? स्वांगीकरण है, पाचन है, निष्कासन है, अंतःग्रहण है और शोषण है। ठीक है, सबसे पहले देखिए क्या होगा, अंतःग्रहण ही होगा। ठीक है, सबसे पहले तो भोजन आप ग्रहण करेंगे मुख के माध्यम से। ठीक है, तो सबसे पहले 4 हो गया। ठीक है, ग्रहण करते हैं, उसके बाद जो है वो भोजन को चबाते हैं, निगलते हैं। ठीक है, इसके बाद भोजन का क्या होता है, पाचन होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है पाचन के बाद भोजन का क्या होगा, अवशोषण होगा। ठीक है, जो भी उसका रस जूस निकलेगा उसको अवशोषित किया जाएगा, और इसके बाद इसका स्वांगीकरण, और लास्ट में जो है जो भी एक्स्ट्रा पदार्थ बच जाता है उसका निष्कासन होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अंतःग्रहण होता है भोजन का, ये सब एनसीईआरटी सीरीज में मैं आपको पढ़ाया था। उसके बाद पाचन होता है। ठीक है, यानी जो भी जटिल पदार्थ है तो सरल सरल पदार्थ में बदलते हैं पाचन के माध्यम से। ठीक है, कुछ पाचक रस होते हैं उसका, उसको हेल्प करते हैं। अवशोषण होता है, बचे हुए जो भी भोजन है उसके जो भी रुधिर में जाके, और वो जो है शरीर के ऊतकों तक पहुँचाने का काम करता है। स्वांगीकरण में आपको ऊर्जा वृद्धि और मरम्मत के लिए शरीर की कोशिका को अवशोषित पोषक तत्वों का उपयोग होता है। ठीक है, निष्कासन में पता ही है कि मल के माध्यम से जो भी अपचित पदार्थ होता है, अनावश्यक पदार्थ, उसको निकाल दिया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा पास्कल के नियम का, जो पास्कल का नियम है, ठीक है, पास्कल का नियम उसका अनुप्रयोग पे आधारित है। ठीक है, पास्कल का नियम क्या कहता है आप सभी को पता ही है कि जब भी किसी बंद तरल पदार्थ को किसी भी भाग पे दाब आरोपित किया जाता है, ये पूरे तरल पदार्थ में तथा बर्तन के दीवारों पे सभी दिशा में समान रूप से बिना कम हुए संचारित होता है। ठीक है, इस सिद्धांत को जो है द्रव दाब संचरण का नियम भी बोला जाता है, और इसी पे जो है काम कौन करता है आपका, तो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक जैक हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया। ठीक है,
बाकी आप सबको पता ही है कि ये पारा तापमापी तो इस पे नहीं होता है, बैरोमीटर हो गया, हवादार तुल्ला वगैरह इस पे। अगला देखिए, ये भी हम लोग साइंस का प्रश्न देख रहे हैं। फुल लेंथ का टेस्ट है तो सब यहाँ पे आएगा ही। क्रिकेट गेंद की स्विंग निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है, क्रिकेट गेंद में बर्नौली है, डापलर है, हुक है, संवेग संरक्षण का नियम है। ठीक है, ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बर्नौली। बर्नौली का सिद्धांत क्या बोलता है कि जब तरल पदार्थ का वेग अधिक होता है, जहाँ भी तरल पदार्थ का वेग अधिक होता है, वहाँ दाब क्या होता है? कम होता है। जहाँ तरल पदार्थ का वेग कम होता है, वहाँ दाब क्या होता है? ज़्यादा होता है। ठीक है, यही होता है। तो जब गेंद को समतल या खुरदरे किनारे पे असमान वायु के प्रभाव के कारण दाब में अंतर आता है, एक ओर क्या होता है? तीव्र वायु का प्रवाह का दाब को कम कर देता है और दूसरी ओर जो है मंद वायु का, ऐसे में क्या होता है? बॉल आपका टर्न या स्विंग जो है कर जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में पूछा है कि कौन सा इसमें सही है, बताइए। लिख रहा है, अनुदैर्ध्य तरंग ठोस, द्रव और गैस के माध्यम में गमन कर सकता है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग का एक उदाहरण है। देखिए सब आपको तो समझाया गया है। बिल्कुल अनुदैर्ध्य तरंग के लिए ठोस, द्रव और गैस, हाँ कोई मीडियम अगर नहीं है तो गमन नहीं कर सकता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा गति भले ही ठोस में होता है, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में। और ध्वनि इसी का एग्जाम्पल भी है, तो दोनों का दोनों सही, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न का आंसर करें आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? ठीक है, इसमें कौन सा रोग जो है जीवाणु का कारण नहीं होता है, बताइए। क्षय रोग है, निमोनिया है, टिटेनस है, इन्फ्लुएंजा है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इन्फ्लुएंजा। ठीक है, क्योंकि पूछा था जीवाणु का कारण कौन नहीं होता है। टिटेनस पता ही है आपको, तंत्रिका पे इफेक्ट करता है ये टिटेनस। ठीक है, और ये जीवाणु से ही होता है। ठीक है, जीवाणु का नाम आप लोग कमेंट करके बताएंगे कौन से जीवाणु से ये फैलता है। टीबी के बारे में पता ही है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण ये टीबी क्षय रोग होता है आपको। ठीक है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। निमोनिया पता ही है कि 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे को मृत्यु का प्रमुख कारक भी बढ़ता है, फेफड़े को प्रभावित करता है। जीवाणु विषाणु कारण ये जो होता है, सांस लेने में कठिनाई वगैरह होती है। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है, ये जो है वायरल है। ठीक है, नाक, गला, कान वगैरह इसे इफेक्ट होता है। ये किससे? वायरस के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों से संबंधित विशेषता कौन सी है? मूल अधिकारों से संबंधित, वे पूर्णतः अत्यांकित होती है, वो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, अगला लिख रहा है, वे सभी नकारात्मक प्रकृति के हैं अथवा राज्य के प्राधिकार को सीमित करते हैं, वो सभी राज्य के मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध उपलब्ध होते हैं। बताइए कौन सा सही है? आखिर मूल अधिकार दिया क्यों गया है? मूल अधिकार का आपका हनन कौन कर सकता है? राज्य ही कर सकता है। राज्य को पूरा डिफाइन किया गया है। ठीक है, तो सभी राज्य अपना मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध जो है, मनमानी कोई काम नहीं करे, इसी के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी लिख रहा है कि केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मूल अधिकार जो केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, वो आप सभी को पता है, आर्टिकल 15 है, 16 है, 19 है, 29 और 30। ठीक है, इसको छोड़ के देख लेंगे तो जो भी आर्टिकल है वो चाहे भारतीय नागरिक हो या विदेशी हो, दोनों को उपलब्ध है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा नहीं है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा कौन नहीं है, बताना है। ठीक है, धार्मिक उपदेशों की स्वतंत्रता, धर्म के पालन करने की स्वतंत्रता, धर्म के प्रचार करने की स्वतंत्रता, धार्मिक संस्थानों की संपत्ति को गिरवी रखने की स्वतंत्रता, कौन सा सही है, बताइए। भारतीय संविधान के अंतर्गत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल, धार्मिक उपदेश का तो स्वतंत्रता दिया गया है, धर्म पालन करने का भी स्वतंत्रता है, या चाहे तो आप किसी धर्म को नहीं माने, धर्म का प्रचार करने का भी, धर्म संस्थानों की संपत्ति को गिरवी रखने का स्वतंत्रता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी आपको पता है धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद जो है 25 से लेके 28 तक बात जो है किया गया है। 25 में क्लियरली बोला गया है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता है, यानी अपने धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है, हाँ, ध्यान देना है कि लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो, उसको ध्यान में रख के। ऐसा नहीं कि उससे जो है ये सब प्रभावित हो।
ठीक है, आर्टिकल 25 में है। आर्टिकल 26 आपको क्या बताता है? प्रत्येक जो है धार्मिक संप्रदाय को अपने धार्मिक कार्यों के प्रबंधन करने का स्वतंत्रता है, मैनेजमेंट करने का, ठीक है? और आर्टिकल 27 में देखेंगे तो क्या लिखा गया है कि किसी विशेष धर्म या धार्मिक जो है संस्था के प्रचार या पोषण हेतु लगाए गए करों की स्वतंत्रता, भुगतान करने की स्वतंत्रता जो है प्रदान किया गया है। वहीं अगर 28 में बात करेंगे तो शैक्षिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या उपासना उपस्थिति होने की स्वतंत्रता की गारंटी देता है, जो पूर्णतः राज्य द्वारा वित्त पोषित होता है। ठीक है, तो ये सब बात आप लोग याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 80। देखिए रीट है और उसका अर्थ है, बता सकते हैं आप लोग इजीली, इसके बारे में डिटेल में आप लोग को चर्चा किया गया। बंदी प्रतिष्ठिकरण, इसमें क्या होता है? लैटिनी शब्द है, इसका मतलब ये होता है कि प्रस्तुत किया जाए। ठीक है, सशरीर प्रस्तुत करने की बात होती है। ये रीट जो है न्यायालय के द्वारा व्यक्ति या प्राधिकरण को जारी किया जाता है जब भी किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया जाता है और निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का आदेश दिया जाता है। ठीक है, यानी अवैध रूप से किसी को अगर निरुद्ध किया गया है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षा करता है ये बंदी प्रकरण। परमादेश, ठीक है, इसका अर्थ ही होता है हम आदेश देते हैं। ठीक है, ये 3 हो गया, ये 2 बन गया। ठीक है, और ये भी रीट जो है न्यायालय ही जारी करता है किसी लोक अधिकारी या प्राधिकरण या लोक निकाय, निगम हो गया, अधीनस्थ न्यायालय हो गया, इन सब को लेके। और अगला है प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब होता है निषेध, निषेध करना। ठीक है, तो निषेध करना या हो जाएगा आपका रोकना, ये तो एक बन जाएगा। और उत्प्रेषण का मतलब हो गया प्रमाणित करना। ठीक है, प्रतिषेध के बारे में बात करेंगे तो ये भी रीट जो है उच्च न्यायालय के द्वारा ही अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरणों को जारी किया जाता है, जिससे उन्हें अपने क्षेत्र अधिकार से मान लीजिए बाहर जाकर फैसला दे दिए तो प्रतिषेध वहां पे लगाया जाता है। और उत्प्रेषण का मतलब तो हो ही जाएगा प्रमाणित करना, सूचित करना। और ये रीट भी उच्च न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण को जारी किया जाता है, ताकि या तो किसी लंबित मामले को अपने पास हस्तांतरित किया जाए या फिर उस आदेश को जो है अपास्त जो है किया जा सके। ऑप्शन नंबर ए, ये राज्य का नीति निर्देशक का सिद्धांत है। ठीक है, देखिए नीति निर्देशक तो आप सभी को जानकारी है कि 36 से लेके 51 तक लिखा गया है। ठीक है, नीति निर्देशक मौलिक अधिकार में तुलना करके भी प्रश्न आपको सॉल्व करा चुके हैं। ठीक है, भाग 4 में इसके बारे में जानकारी दिया जाता है। प्रसूति सहायता, इसका उल्लेख जो है कहाँ किया गया? अच्छा, ऑप्शन आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, भी ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, देखिए ये किया गया अनुच्छेद आपको 42 में। ठीक है, कार्य के लिए न्याय संगत और मानवोचित परिस्थिति उपलब्ध कराना, प्रसूति सहायता का प्रावधान करना। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक है, ये गठन की बात जो है कहाँ की गई है? अनुच्छेद 40 में। ठीक है, मादक पेय पदार्थों का सेवन पे प्रतिबंध। ठीक है, ये अनुच्छेद 47 में। कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। ठीक है, ये कहाँ किया गया आपको? तो ये अनुच्छेद जो है आपको 49 में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बन जाएगा? सी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 42, सॉरी 82। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और सबसे पहले से लेकर आखिरी तक कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब कब कौन मामला आया? जैसे पहला ही है गोलकनाथ मामला, कितना बार चर्चा अभी तक हो चुका है, 1967 का मामला है ये। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट किया गया था कि मूल अधिकार का स्थान सर्वोच्च है और अपरिवर्तनीय है। यानी संसद को अनुच्छेद 367 के अंतर्गत इन्हें संशोधित या सीमित करने का अधिकार नहीं है। इसको, मूल अधिकार को, ये बताया गया था। मिनरवा मिल, ठीक है, ये जो मामला कब का है आपका? 1980 का है। इसमें न्यायालय जो है पुनः मूल ढांचा सिद्धांत को प्रस्तुत किया था और बोला था संसद की संशोधन शक्ति सीमित है तथा संविधान की आवश्यक विशेषता को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो 1980 का हो गया। आगे और कुछ भी दिया होगा? इंदिरा गांधी मामला। ठीक है, नेक्स्ट है, ये है आपको 1975 का। ठीक है, 1975 का है। यहाँ पे न्यायालय के द्वारा 39वां संशोधन किया गया
और संशोधन के माध्यम से उस धारा को असंवैधानिक घोषित किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं, उनको चुनाव विवाद को न्यायिक समीक्षा से पृथक रखने का प्रावधान था। ठीक है? और लास्ट में आ गया आपका वामन राव मामला। ये मामला तो 1981 का है। ठीक है? और इसमें भी सर्वोच्च न्यायालय मूल ढांचा सिद्धांत को ही मान्य जो है किया और स्पष्ट किया। 24 अप्रैल 1973 के बाद किए गए सभी संवैधानिक संशोधनों पे लागू होगा। ठीक है? यानी केशवानंद निर्णय के तिथि के बाद का। यहाँ पे ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। अमेरिकी राष्ट्रपति शासन प्रणाली के संदर्भ में पूछा है कि कितना कथन इसमें सही है। ठीक है? तो ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, पहला लिखा है राष्ट्रपति और उनके सचिव अपने कार्यपालिका संबंधित कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं। बात बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति को हाउस ऑफ जो है रिप्रेजेंटेटिव को विघटित करने का शक्ति प्राप्त नहीं है। राष्ट्रपति ना तो कांग्रेस का सदस्य होता है, ना ही उसकी बैठकों में सम्मिलित होता है। सारा का सारा यहाँ पे सही है। ठीक है? अमेरिका के राष्ट्रपति देखेंगे तो राष्ट्रपति ही राष्ट्र अध्यक्ष और शासन प्रमुख भी होता है, यानी देश और सरकार का प्रमुख दोनों वही होता है। यानी बोला जाए तो औपचारिक या कार्यपालिका शक्ति एक ही पद में निहित रहता है अमेरिका में। ठीक है? बाकी आपको बताइए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा जो है किया जाता है। ठीक है? चलिए, यहाँ पे तो सारा स्टेटमेंट जो है सही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर अपना डी बन गया। अगला है भारतीय संविधान के आपातकालीन प्रावधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए। बताइए इसमें कितना स्टेटमेंट सही है आपातकालीन के बारे में। यहाँ पे देखिए 4 कथन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला लिख रहा है कि 355 संघ पे प्रत्येक राज्य को केवल बाह्य आक्रमण की सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व अधिरोपित करता है। 355, देखिए 355 में क्लियरली 2 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, ना कि 1। ठीक है? 2 संवैधानिक कर्तव्य। पहला, प्रत्येक राज्य को बाह्य आक्रमण या आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान किया जाएगा। ठीक है? और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करे। इसलिए यहाँ पे केवल लिखा है कि केवल बाह्य आक्रमण की सुरक्षा के लिए, तो ये स्टेटमेंट आपका सही नहीं बनेगा। अनुच्छेद 352 के अंतर्गत केंद्र राज्य को किसी भी विषय, यहाँ तक कि राज्य सूची के विषय पे भी कार्यपालिका संबंधित दिशा निर्देश जारी कर सकता है। ये अनुच्छेद 352 में है। बिल्कुल 352 पता ही है कि ये स्थिति कब की है, जब राष्ट्रीय आपातकाल आ जाए। अब राष्ट्रीय आपातकाल आ जाएगा तो आपको कहानी पता ही है। केंद्र सरकार को अधिकार प्राप्त हो जाता है कि राज्य के किसी भी विषय पे, यहाँ तक कि राज्य सूची के विषय पे भी वो कार्यपालिका संबंधित दिशा निर्देश दे सकता है। ठीक है? इस अवधि में राज्य सरकार को विघटित जो है नहीं किया जाता है, परंतु पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में आ जाती है। तो कहीं कहीं ये भी स्टेटमेंट डाल के पूछ दिया जाता है कि जब ये राष्ट्रीय आपात होगा तो राज्य सरकार को जो है विघटित कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल विघटित नहीं किया जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी बन जाएगा, केवल 2 सही है। लेक्चर को आप लोग अधिक से अधिक जरूर शेयर कर देंगे, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है लाभान्वित हो पाए। आगे चल के और बेहतर तरीके से आप सभी के लिए काम किया जाएगा। आप लोग थोड़ा धैर्य बना के रखेंगे। भी जैसे मैं बता ही चुका हूँ, कुछ मेडिकल कंडीशन की वजह से मैं लाइव नहीं जो है नहीं आ पा रहा हूँ। ये वित्तीय प्रावधान है और संविधान का अनुच्छेद है। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या जो है 85 पहुँच गए। लिख रहा है वैवेकिक अनुदान, वैधानिक अनुदान, भारत का संचित निधि, भारत का आकस्मिक निधि। देखिए, संचित निधि, आकस्मिक निधि तो बहुत बार चर्चा हुआ है। ठीक है? संचित निधि कहाँ पे है, तो 266 में है, और आकस्मिक निधि की बात जो है 267 में है। ठीक है? वैधानिक अनुदान ये जो है आपका 275 में है, और लास्ट में बचा ये भी वैवेकिक अनुदान 282। इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 2, 1, 3, 4। ठीक है? क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 352 के अंतर्गत जो राष्ट्रीय आपातकाल आता है, ठीक है, इसी के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, आपको सही स्टेटमेंट ढूंढना है। आपातकाल की उद्घोषणा जारी होने की तिथि से 1 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है। बिल्कुल, कोई डाउट तो है नहीं इसमें। ठीक है। दूसरा, लोकसभा स्वयं मात्र से आपातकाल की स्वीकृति का प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके लिए राज्यसभा की सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। दोनों का दोनों क्या है, करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 352 के बारे में तो हम लोग कितना बार डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, कि इसमें जो है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात का उद्घोषणा तब करेगा
जब भारत या उसके किसी भाग की सुरक्षा, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से संकटग्रस्त हो। ठीक है। प्रारंभ में ये जो है अवधि 2 माह तक था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन किया गया, इसीलिए एक प्रश्न बनाया गया, बहुत शानदार प्रश्न बनाया गया है। ठीक है। 1978 में घटा के इसको 1 माह कर दिया गया। ठीक। किन्हीं-किन्हीं के दिमाग में चल रहा होगा कि नहीं 2 माह, 1 माह कर दिया गया। ठीक है। कब? 44वां संविधान संशोधन में। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय जो है राष्ट्रपति के महाभियोग संबंधित निम्नलिखित कथनों विचार कीजिए, बताइए कितना स्टेटमेंट इसमें सही है। ठीक है। देखिए, लिख रहा है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। बात सही है। ठीक है। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का आरोप केवल लोकसभा में प्रारंभ किया जा सकता है, ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है। महाभियोग संसद के किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा में, प्रारंभ किया जा सकता है। हाँ, बात इतना बस जरूर ध्यान रखना है कि प्रस्ताव पे सदन में कम से कम 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर आवश्यक हो और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य होता है। ठीक है। दूसरा वाला इनकरेक्ट हो गया और ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 88। देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट बनाया गया है, तो बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट टीम को धन्यवाद देना चाहिए, आपका इतना शानदार जो है प्रैक्टिस हो रहा है। देखिए, यहाँ पे अनुच्छेद 66 में क्या लिखा गया है? उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का ही प्रावधान है। ठीक है। तो निर्वाचन उपराष्ट्रपति का ए का तो बन गया 3, ए का 3 जैसे बना तो ये ऑप्शन गया, बी गया, सी भी चला गया। ऑप्शन हम लोग चाहें तब डी आंसर करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी 60 में क्या दिया है? राष्ट्रपति द्वारा शपथ का बात किया गया है। 85 में संसद सत्र स्थगन और सत्रवासन का बात है और 65 में उपराष्ट्रपति के द्वारा कुछ परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का बात किया गया है। अगला देखिए क्या लिख रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति केवल लोकसभा सदस्यों से बनती है? ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल और आप लोग ध्यान रखेंगे, बाकी सब तो हम लोग कितना बार ऐसे चर्चा किए हैं। जैसे आर्टिकल 54 है। ठीक है। 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन है, जैसे उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अभी आप लोग देखें, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है 66 में है, तो राष्ट्रपति का 54 में है। ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का रीति ये 55 में है। 72 में है कि राष्ट्रपति सजा को माफ करेगा या छूट वगैरह दे देगा, निलंबित करेगा, लघुकरण करेगा। ठीक है। 74 में है कि राष्ट्रपति की सहायता सलाह हेतु एक मंत्रिपरिषद होता है और 75 में दिया गया है कि मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान की नियुक्ति, कार्यकाल, वेतन आदि बात जो है की गई 75 में। अगला देखिए, हम लोग चूंकि देख रहे थे प्रश्न, ये संसदीय समिति केवल लोकसभा से बनती है। ठीक है। तो ये सब आपको रिवीजन, एक 70+ सीरीज में रिवीजन कराया था, उसको आप लोग देख लेंगे। 5 से 7 वीडियो होगा। ठीक है। 70+ करके सीरीज होगा, आर के लिए ध्यान में रख कर रिवीजन कराया गया था। उसको एक बार आप लोग देख लें, आपका सारा डाटा है कंप्लीट हो जाएगा वहीं से। सब कुछ वहाँ करा दिया गया था, एक्स्ट्रा पॉइंट भी मैं बता दिया था। देखिए, लिख रहा है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? सभी को पता है 22। लेकिन इसमें फॉर्मूला क्या होता है? 15+7 का। 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। महिला सशक्तिकरण समिति 1997 में गठित हुआ था। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 20 लोकसभा से आते हैं और 10 राज्यसभा से। अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण समिति। ठीक है। ये जो है आपको, इसमें भी 30 सदस्य होते हैं। इसमें भी 20+10 का फॉर्मूला होता है, 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से। प्रकलन समिति, इसमें कितने 25 सदस्य शुरुआत में थे, लेकिन 1956 में बढ़ा के 30 सदस्य कर दिया गया। और तीसों का तीसों सदस्य कहाँ से आते हैं? लोकसभा से ही आते हैं और ये एक वित्तीय समिति है। तो यही आपका सही आंसर बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान जो है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दिए गए हैं? ठीक है। यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों के लिए निर्वाचित होता है, तो उसे 10 दिनों के भीतर सूचित करना होगा कि वो किस सदन की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। बात बिल्कुल सही है। ठीक है। कोई भी व्यक्ति हो, एक साथ मान लीजिए संसद के दोनों सदनों का, जैसे राहुल गांधी 2 जगह से जीत गए। ठीक है, तो एक ही जगह वो चुने। ठीक है। वही वाला केस है यहाँ पे। दूसरा देखिए क्या लिखा है। यदि कोई व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य निर्वाचित होता है, तो उसे 30 दिन के भीतर एक सीट खाली करनी होगी, अन्यथा दोनों सीट शून्य हो जाएगी। देखिए, यदि कोई भी व्यक्ति दोनों के लिए निर्वाचित होता है, 14 दिन के भीतर राज्य विधानमंडल से अगर इस्तीफा नहीं देता है, तब संसद में उसका सीट रिक्त होता है।
ये स्टेटमेंट सही नहीं माना जाएगा और ऐसे में ऑप्शन नंबर केवल एक है क्या? ऑप्शन नंबर डी। अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 91। देखिए ज्योग्राफी हो चुका है आपका, हिस्ट्री हो चुका है, साइंस, अभी हम लोग पॉलिटी के प्रश्न देख रहे हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा के अध्यक्ष के कार्य पूछा गया है, कौन सा है? वो सदन के कार्यों का संचालन, कार्रवाई का नियंत्रण करने के लिए सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखता है, तो उसी का काम होता है, कोई डाउट है नहीं। कोरम की अनुपस्थिति में वो सदन को स्थगित कर सकते हैं या बैठक को निलंबित कर सकते हैं। बिल्कुल बात सही है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। आपको पता ही कोरम पूरा करने के लिए कितना सदस्य चाहिए होता है? कुल संख्या का 1/10। ठीक है, दशांश चाहिए होता है, नहीं तो नहीं चलेगा। ठीक है, सदन के नेता के अनुरोध पर वो सदन में गोपनीय बैठक की अनुमति दे सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल क्या है, ये भी सही है। ठीक है, सदन के नेता के अनुरोध पर चाहे तो गोपनीय बैठक की अनुमति दे सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट एक है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, अनुच्छेद 108। जब संसद का संयुक्त सत्र बुलाया जाता है तो उसकी अध्यक्षता भी लोकसभा के अध्यक्ष भी करते हैं। खैर सब सही है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, संसद में जो व्हिप का पद के संदर्भ में पूछा गया कि कौन सा कथन यहाँ पे सही है? व्हिप का पद भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, बात सही है क्या? व्हिप का पद जो है देखा जाए संसदीय शासन की परंपरा पर आधारित है। अब भारत के संविधान का बात करें, संसद के कार्यवाही नियम में किसी में भी संसदीय कानून में नहीं है। ठीक है, किंतु सदन के कार्रवाई के नियमों में इसका उल्लेख है, लिख रहा है। बिल्कुल गलत। संसद सदन की कार्रवाई में भी इसका उल्लेख नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। व्हिप का किसी राजनीतिक दल द्वारा सहायता सदन नेता के रूप में नियुक्त किया जाता है। ये बिल्कुल क्या है, सही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बन जाएगा आपका ए। अगला देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्यपाल के क्षमादान शक्तियों के अंतर के सही क्रम का कौन सा कथन वर्णित करता है? तो अच्छा प्रश्न बनाया गया है ये, और ये रहा आपका ऑप्शन। ठीक है, देखिए पहला दिया है, राज्यपाल सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड का क्षमा कर सकता है जबकि राष्ट्रपति ऐसा नहीं कर सकता। क्लियरली गलत हो गया। ठीक है, सैन्य न्यायालय का बात कर रहा है। सैन्य न्यायालय पता ही है कि सैन्य न्यायालय तय मामला सही प्रकार की क्षमा शक्ति का प्रयोग जो है किया जा सकता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। हाँ, राज्यपाल के द्वारा जो है अधिकार ही नहीं है सैन्य मामला का, तो ये उल्टा लिख दिया गया है, तो ये तो गलत हो गया। एक तो बनेगा नहीं, एक नहीं बनेगा तो हम लोग का दो ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं जबकि राज्यपाल नहीं, करेक्ट है। राज्यपाल मृत्युदंड को क्षमा कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं, गलत हो गया। राष्ट्रपति सैन्य न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमा कर सकता है जबकि राज्यपाल ऐसा नहीं कर सकता। सही है, 2 4 सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडलीय समिति को प्रायः सुपर कैबिनेट कहा जाता है? बताइए, सुपर कैबिनेट किसको बोला जाता है? आर्थिक कार्य समिति को, संसदीय कार्य समिति को, राजनीतिक कार्य समिति को, या नियुक्ति समिति को? क्या बन जाएगा? आंसर करें आप लोग। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा राजनीतिक कार्य समिति। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यय भारत के संचित निधि पर प्रभारित किए जाते हैं? संचित निधि पे कौन प्रभारित किए जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ते और पेंशन। सही है। ठीक है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा का वेतन, भत्ते और पेंशन। यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन। ये भी करेक्ट है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ता और पेंशन। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन, भत्ता और पेंशन, ये क्या हो गया? इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता, पेंशन होता है, लेकिन उच्च न्यायालय का केवल और केवल पेंशन होता है। बड़ी चालाकी से ऑप्शन ये बनाया गया है, क्योंकि वेतन कौन देगा उच्च न्यायालय का? जिस राज्य में जाएंगे वो राज्य देगा। ठीक है, ये गलत हो गया, 1 3 4 ऑप्शन नंबर बी। ये अनुदान के प्रकार हैं और विवरण वगैरह दिए गए हैं, आपको सुमेलित करना है। ठीक है, जैसे सांकेतिक अनुदान है, टोकन ग्रांट जो होता है, ये अनुदान कब दिया जाता है? तो जब पहले से ही प्रस्तावित किसी सेवा के अतिरिक्त नवीन सेवा के लिए धन की आवश्यकता होती है, और इसके लिए लोकसभा के समक्ष एक औपचारिक मांग रखा जाता है जिसमें प्रतीकात्मक रूप में केवल 1 रुपया दिया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन अगले पेज में भी है। ठीक है, बाकी ये रहा आपका ऑप्शन। देखिए, जब नवीन सेवा पे प्रस्तावित व्यय
को पूरा करने के लिए धन जो है पुनर्योजन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। ठीक है, तो ये सांकेतिक अनुदान होता है और इसमें जनरली ₹1, ठीक है, प्रतीकात्मक रूप से, ठीक है। उसके बाद देखिए एक है अतिरिक्त या वेसी अनुदान, ठीक है। अतिरिक्त अनुदान ये तब इसका आवश्यकता होता है जब किसी सेवा पे वास्तविक व्यय बजट में स्वीकृति राशि से अधिक हो जाता है। ये वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद लोकसभा के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। तो ये बन गया। 3, ठीक है, तो 4-3 तो बन गया है। सांकेतिक देख लिए असाधारण अनुदान, ठीक है। ये किसी विशिष्ट या विशेष प्रयोजन हेतु स्वीकृत किया जाता है जब किसी वित्तीय वर्ष में नियमित जो है सेवाओं का भाग वो नहीं होता है। और एक आपका प्रति अनुदान होता है यानी वोट ऑफ क्रेडिट, या आपातकाल और अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए प्रदत्त किया जाता है जहाँ मांग इतना अधिक हो जाए या अनिश्चित हो जाए कि उसे विस्तृत अनुमान प्रस्तुत करना जो है संभव नहीं हो पाए। ठीक है, तो ब्लैक चेन का प्रावधान वगैरह ब्लैक चेक का किया जाता है इसमें। यहाँ पे ऑप्शन आपका जो बनेगा वो ऑप्शन यही बनेगा, 4-3 और 1-2, ठीक है। अगला देखिए राज्य है, लोकसभा की सीटों की संख्या बताना है। ऐसा-ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश में कितना 25 सीट है, 1 या 3। गुजरात में बात करेंगे 26 सीट है। कर्नाटक राज्य की बात करें 28 है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में जो है 29। इस तरह से ऑप्शन 3-1, 4-2। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है बताइए। तदर्थ न्यायाधीश को लेकर पूछा जा रहा है, ठीक है। जब सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कोई सत्र आयोजित करने या जारी करने हेतु अस्थायी न्यायाधीशों के कोरम की कमी हो तो राष्ट्रपति तदर्थ जो है न्यायाधीशों को नियुक्त कर सकते हैं। देखिए तदर्थ न्यायाधीश का बात कहाँ किया गया, अनुच्छेद 127 में। जब सर्वोच्च न्यायालय में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या किसी सत्र को आयोजित करने या जारी रखने के लिए अपर्याप्त होता है, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश या किसी भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। लिख रहा है वह ऐसा केवल संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श या भारत के मुख्य न्यायाधीश के पूर्व सहमति से कर सकते हैं। ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति के पूर्व सहमति से होता है। ये भी इनकरेक्ट हो गया और ऐसे में ऑप्शन नंबर आपका डी ही बनेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी देखिए आपको सुमेलित करना है, सब संशोधन वगैरह है, इसको भी एक बार आप लोग लिस्ट देख ही लेंगे। आपको संशोधन बाकी कराया ही था इंपॉर्टेंट में। 1961 वाला जो 10वां संशोधन था वो किससे रिलेटेड था? तो दादर एवं नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल किया गया था यहाँ पे। ठीक है, तो 1 का तो 4 हो गया। 15वां संशोधन जो 1963 वाला था, इसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ा के क्या कर दी गई थी? 62 कर दी गई थी। 3 हो गया, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए 61वां संशोधन 1989 वाला, लोकसभा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदान का आयु क्या कर दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, 21 से घटा के 18 कर दिया गया था। 2 और अगला है आपका 69वां संशोधन, 69वां, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में नामित करके विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने का बात यहाँ पे किया गया। तो ये आपका 1 हो जाएगा और इस तरह से 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 100। लिख रहा है कि भारत के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, चीफ इलेक्शन कमीशन और अन्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पे चयन कीजिए। ठीक है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उसके चयन समिति की सिफारिश पर की जाती है जिसमें प्रधानमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और लोकसभा के विपक्षी नेता शामिल होते हैं। ठीक है, बात सही है। चयन समिति की अनुशंसा तब विद्यमान रहती है जब समिति कोई पद रिक्त हो, तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त के लिए निर्वाचन सेवा शर्त का पद अवधि 2023 वाला अधिनियम में आपको दिया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होगा चीफ इलेक्शन कमीशन और निर्वाचन आयुक्त जो होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा एक चयन समिति की अनुशंसा पे किया जाता है। अब पूछा जा सकता है अंदर जाके अगर ये बात की चयन समिति में बताइए कौन कौन होता है। ठीक है, तो इसमें प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट के मंत्री होते हैं। इसमें नेता प्रतिपक्ष या लोकसभा में जो है सबसे बड़े विपक्ष दल के नेता होते हैं, ये लोग होते हैं इसमें शामिल। इस बात को आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, चलिए
अगला देखते हैं प्रश्न संख्या 101। बहुत अच्छे प्रश्नों का कलेक्शन रखा गया है। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग। भारत के निर्यात आंकड़े के संदर्भ में पूछा गया है। दो कथन दिए गए हैं और ये रहा आपका ऑप्शन, कितना इसमें सही होगा। ठीक है, देखिए पहला लिखा है कि 23-24 में भारत का वाणिज्य वस्तु निर्यात सेवा निर्यात के लगभग 100 निर्यात से लगभग 100 अमेरिकी डॉलर अधिक रहा। यह दर्शाता है कि भारत का व्यापार लगातार विनिर्माण केंद्रित हो रहा है। ठीक है, अभी 2023-24 में देखेंगे, बहुत सही बात है, ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल किया गया। ठीक है, 7,778.21 अरब अमेरिकी डॉलर के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था। 13-14 में कितना था, देखेंगे 13-14 में 466.22 अरब जो अमेरिकी डॉलर था। अब इससे तुलना करेंगे तो लगभग 67% बढ़ गया है। ठीक है, खैर पहला तो कथन यहाँ पे सही है। अगला लिखा है, नीदरलैंड वर्ष 2023-24 में भारत का दूसरा सबसे बड़ा वाणिज्य वस्तु निर्यात गंतव्य रहा, जिसने संयुक्त अरब अमीरात और चीन को पीछे छोड़ दिया। बताइए दूसरा कथन सही है क्या। 2023-24 में देखा जाए तो भारत का शीर्ष 10 अगर वस्तु निर्यात की बात किया जाए तो एक नंबर पे अमेरिका रहा था। अमेरिका याद रखेंगे, अमेरिका जो है 17.90%। इसके बाद दूसरे पे यूएई रहा था। ठीक है, 8.23 के साथ। तीसरे पे जो है आपका नीदरलैंड रहा था, तीसरे पे। ठीक है, नीदरलैंड जो है 5.16 के साथ। और चौथे पे जो है चीन रहा था। ठीक है, चीन जो था आपका 3 के आसपास था, 3.85। और उसके बाद सिंगापुर रहा था। ठीक है, तो अमेरिका, यूएई, नीदरलैंड, चीन और सिंगापुर। तो दूसरा तो गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर केवल और केवल एक सही होगा। ठीक है, अगला देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य जो है एसडीजी सूचकांक 2025 के संबंध में कितना कथन सही है। अब देखिए करेंट अफेयर का प्रश्न आपसे पूछा गया है यहाँ पे, और बहुत अच्छा प्रश्न रखा गया है। 67 अंकों के साथ भारत पहली बार लिख रहा है कि शीर्ष 100 में शामिल हुआ है। ठीक है, तो जो एसडीजी जारी होता है उसी के बारे में है। ठीक, बिल्कुल बात क्या है, पहला वाला आपका सही है। ठीक है, 167 देशों में भारत कितने पे है, 99 स्थान पे है। ठीक है, और 67 ये स्कोर मिला है, और इस तरह से देखिए टॉप 10 में शामिल हुआ है। ठीक, 100 में, टॉप 100 में, टॉप 10 में नहीं, टॉप 100 में। वैश्विक अगर रैंकिंग में बात किया जाए तो अभी भी नार्डिक देश जो है टॉप पे हैं। फिनलैंड का पहला स्थान है, फिर स्वीडन है, डेनमार्क है। ठीक है, 20 में तो 19 यूरोप के ही हैं। ठीक है, तो उन्हीं लोग का वर्चस्व अभी भी है। खैर भारत इसमें शामिल हो चुका है। 20 देशों में देखिए 19 यूरोप से लिखा है, जिसके कारण संबंध क्षेत्र वैश्विक संधारणता रैंकिंग में अत्यधिक प्रभुत्वशाली बना हुआ है। तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन नंबर जो है आपका ये सही हो जाएगा। ठीक है, भारत का बात कर लिए, भारत के पड़ोसी में बात करेंगे तो बांग्लादेश 114 पे है, पाकिस्तान 140 पे है। ठीक है, मालदीव 53 पे, भूटान जो है 74 पे, और नेपाल आपको 85 पे, श्रीलंका 93 पे। ठीक है, अब देख सकते हैं ये रैंकिंग। ठीक है, इसमें देखिए भारत से कुछ अच्छा स्थिति भी कुछ लोगों का है। जैसे इसमें देखेंगे तो आपका श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, मालदीव हो गया। तो स्टेटमेंट बना के ऐसे पूछ सकता है, तो इसलिए इस बात को ध्यान रखेंगे। जबकि बांग्लादेश, पाकिस्तान का स्थिति जो है पीछे है। उत्तर प्रदेश का बजट के बारे में है, 25-26 को लेके पूछा है कि कौन सा कथन इसमें सही है, बताइए। लिख रहा है कि 25-26 में राज्य जीएसटी को स्वयं का कर राजस्व का सबसे बड़ा स्रोत आंका जो है गया है। ठीक है, सही है। 25-26 में देखा जाए तो जीएसटी में स्वयं का कर राजस्व में सबसे बड़ा स्रोत है, लगभग 44% के आसपास था। ठीक है, 25-26 में स्वयं का राज्य का स्वयं का कर राजस्व जीएसडीपी का 9% जो है 9.6% होने का अनुमान है, जो कि
24-25 के लिए संशोधित अनुमानों की तुलना में सुधार कर सकता है। दोनों का दोनों यहाँ पे सही है। अगला देखिए, जीडीपी डिफाल्टर के संबंध में पूछा गया कि कौन सा कथन सही है, बताइए। ये निश्चित जो है विविध वस्तु और सेवाओं के समूह पर निर्धारित है, इसका उपयोग वर्षों में मुद्रास्फीति के प्रवृत्तियों को मापने के लिए किया जाता है। जीडीपी डिफाल्टर इन इम्प्लिसिट प्राइस डिफाल्टर इसको बोल सकते हैं, अंतर्निहित जो मूल्य डिफाल्टर होता है, या मूल्य सूचकांक भी इसको बोलते हैं हम लोग। ये किसी भी देश में सकल जो घरेलू उत्पाद होता है यानी जीडीपी पे मूल्य परिवर्तन के प्रभाव को मापता है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट तो यहाँ पे सही नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें वस्तु और सेवा के संपूर्ण श्रेणी को शामिल किया जाता है, इसमें सेवा जो है क्षेत्र भी सम्मिलित होता है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसलिए पहला वाला स्टेटमेंट यहाँ पे सही आपका नहीं बनेगा। दूसरा, इसमें संपूर्ण अर्थव्यवस्था में मूल्य वृद्धि को मापा जाता है, इसमें वस्तु और सेवा दोनों शामिल होती है, और मुद्रास्फीति आधारित जीडीपी वृद्धि का उत्पादन आधारित वृद्धि से अलग करने में मदद करता है। तो बिल्कुल दूसरा वाला सही है। जीडीपी डिफाल्टर कैसे निकालते हैं, तो जो भी आपका अंकित जीडीपी हो डिवाइड करेंगे वास्तविक जीडीपी से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, जीडीपी डिफाल्टर आपका निकल जाएगा। खैर, तो यहाँ पे आंसर तो केवल दो, और केवल दो तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिख रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 105 लिख रहा है कि इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है। ठीक है, बताना है। प्रतिभूति संव्यवहार कर, न्यूनतम वैकल्पिक अनुसांगिक सीमा कर, यही हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स यानी वैसा टैक्स जो कोई व्यक्ति या संस्था सीधे सरकार को देती है, यानी कोई बिचौलिया उसमें नहीं आता है। ठीक है, जैसे एसटीटी हो गया आपका, प्रतिभूति संव्यवहार कर हो गया, मैट हो गया, एफबीटी हो गया, कस्टम ड्यूटी वगैरह ये सब हो गया। अगला देखिए, कस्टम ड्यूटी तो नहीं होगा। ठीक है, कस्टम तो अप्रत्यक्ष है। कराधान में ट्रांसफर जो है, प्राइसिंग शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, लिख रहा है व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय सीमाओं के पार स्थानांतरित वस्तुओं का मूल्य निर्धारण, सीमा शुल्क प्रयोजन के लिए आयातित वस्तुओं पर मूल्यांकन, नियंत्रित या प्रभाव वाले संबंधित पक्षों के बीच सीमा पार लेन देन, या डिजिटल सेवाओं के लिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान की गई कीमत, ट्रांसफर प्राइसिंग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, नियंत्रण या प्रभाव वाले संबंधित पक्षों के बीच सीमा पार लेन देन। निम्नलिखित में कौन सी जो है गिफेन गुड्स की एक विशेषता है। ठीक है, उपभोक्ता को आय बढ़ने का मांग बढ़ती है, मूल्य बढ़ने पे मांग घटती है, आय का प्रबल प्रभाव के कारण मूल्य बढ़ने पे मांग जो है बढ़ती है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी कहने का मतलब जैसे ज्वार और बाजरा है, जैसे मोटा अनाज फसल है, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय में है, क्या आपको पता ही है। आय का प्रबल प्रभाव के कारण मूल्य बढ़ने की मांग बढ़ती है। अगला देखिए, अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न संख्या 108, ये सब डिफिनीशन पूछा गया है, आप लोग इजिली बता सकते हैं, सब बताया गया। मुद्रास्फीति, अस्फीति, ये सब होता क्या है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन, यानी आपको वस्तु सेवा का सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ कंटिन्यूअस वृद्धि होते जाए। ठीक है, एक है तो दो ही, मूल्य स्तर में गिरावट। ठीक है, ठीक है, अगला आंसर आप लोग करें। ठीक है, दूसरा है आपका अपस्फीति। ठीक है, डिसइन्फ्लेशन, यानी मुद्रास्फीति के दरों में जो कमी होती है, जहां कीमतें बढ़ती तो है लेकिन पहले की तुलना में मंद गति से। ठीक है, ये बन जाएगा अपस्फीति, यानी डिफ्लेशन की बात की जा रही है, यानी मुद्रास्फीति के बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है, इसमें क्या देखने को मिलता है आपको, सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर गिरावट आती है, यानी जो प्राय मांग में कमी और अधिक आर्थिक जो है मंदी से जुड़ी होती है। और लास्ट आपका संस्फीति आ गया, यानी रिफ्लेक्शन। ठीक है,
अपस्फीति के बाद आता है, जब अप यानी डिफ्लेंसी हो जाता है उसके बाद देखने को मिलता है। सरकारी या केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने के लिए अधिक व्यय या ब्याज दरों में कमी कर देती है ताकि मांग बढ़े, कीमतें बढ़े। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ही यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित योजनाओं पर विचार कीजिए और उनको प्रारंभिक से लेके हालिया के क्रम में कालक्रम लगाना है। ठीक है, योजना स्कीम पहला है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। ठीक है, ये जो है योजना कब का है, दीनदयाल वाला, ये 25 सितंबर 2014 में आया था ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ताकि ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास और आजीविका विविधीकरण पर ध्यान दिया जा सके। ठीक, अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये जो है मई 2016 का योजना है। ठीक है, 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। उद्देश्य यही था कि जो भी ग्रामीण परिवार हैं इनको स्वच्छ ईंधन यानी एलपीजी उपलब्ध कराया जा सके, जो पहले लोग लकड़ी कोयला वगैरह पर निर्भर थे। अगला है पोषण अभियान। ठीक है, पोषण अभियान कब है, ये 8 मार्च 2018 का है। ठीक है, और ये जो है सरकार के द्वारा बच्चों के लिए 0 से 6 वर्ष, किशोरी, गर्भवती महिला और स्तनपान कराने वाली माताओं के कुपोषण से संबंधित है। और एक और है आपका आयुष्मान सहकर योजना, ये 19 अक्टूबर 2020 का योजना है। ठीक है, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा लाया गया था। उद्देश्य यही था सहकारी समितियों को स्वास्थ्य सेवा और संरचना विकसित करने में सहयोग करना। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 2 3 4 बिल्कुल सब सीक्वेंस में ही है। अगला देखिए, केंद्रीय बजट 25-26 को लेकर कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन सा सही है। पहला लिखा है कि भारत के शहरों में दीर्घकालीन विकास परियोजना को समर्थन देने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड जुटाया जाएगा। ठीक है, क्या ऑप्शन इसका आप लोग देख ले। ऑप्शन ये है, ना तो एक ना तो दो, केवल दो, दोनों या कोई नहीं। भारत के शहरों में दीर्घकालीन विकास परियोजना को समर्थन के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का अर्बन चैलेंज फंड जुटाया जाए, बिल्कुल सही है। बजट 25-26 में था ये। ठीक है, 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड स्थापित करने की बात की गई थी ताकि भारतीय शहरों में दीर्घकालिक अवसंरचना और विकास परियोजना के क्रियान्वयन का समर्थन दिया जा सके। उद्देश्य यही था कि शहरी नियोजन, सततता और सेवा प्रदायगी को सुदृढ़ जो है किया जाए। पहला तो करेक्ट है। दूसरा, केंद्र सरकार का घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तुअर, उड़द और मसूर पर ध्यान केंद्रित करते हुए 6 वर्षीय मिशन और आत्मनिर्भरता इन पल्सेज लॉन्च किया गया था। तो देखिए, पल्सेज के लिए भी मिशन लाया गया था, मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेज, और ये प्रोग्राम कितने 6 वर्षीय ही था। ठीक है, क्लियर है, जिसमें आपका तुअर यानी अरहर दाल, उड़द दाल, मसूर दाल के उत्पादन में जो है वृद्धि करने को लेके ये मिशन लाया गया है। ठीक है, तो दूसरा भी आपको सही है। तो ऐसे में ऑप्शन नंबर सी। पॉवर्टी एंड इक्वलिटी जो है, इनइक्वलिटी पुस्तक के लेखक कौन है? कौशिक बसु, जियाद्रेज, अमर्त्य सेन ही है, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2025 के संबंध में पूछा गया है कि सही बताइए कौन सा है। लिखा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 18 प्रमुख राज्यों के वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए जारी किया जाता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स। सबसे पहला बात तो ये तो नीति आयोग का पहल है और इसका उद्देश्य होता है भारतीय राज्यों के वित्तीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन करना। ठीक है, और ये मूल्यांकन डेटा आधारित तुलनात्मक दृष्टिकोण से किया जाता है और इसमें 18 प्रमुख राज्य जो है शामिल है, जो भारत की जीडीपी, जनसांख्यिकी, लोक व्यय, राजस्व, समग्र वित्तीय स्थिरता में योगदान देते हैं। पहला वाला तो गलत हो गया। गुजरात, महाराष्ट्र ने शीर्ष 2 स्थान प्राप्त किए हैं, जो भारत के राज्यों में उनकी सर्वाधिक वित्तीय स्थिरता दर्शाता है। बताइए दूसरा सही है क्या? ठीक है, जो रैंकिंग आपको मिला है उसमें उड़ीसा को पहला स्थान मिला है। ठीक है, और इसके बाद जो है छत्तीसगढ़ है, ठीक है, गोवा है, झारखंड है, गुजरात है। दूसरा वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया और इस तरह से ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कुवैत के अमीर द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निम्नलिखित में से कौन सा सम्मान जो है प्रदान किया गया? ये ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर। ठीक है, 2 दिवसीय यात्रा था इनका 23 दिसंबर 2024 को। ठीक है, और वहाँ पे इनको यात्रा के दौरान देखेंगे कुवैत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर, ये जो है वहाँ पे दिया गया। अगला प्रश्न संख्या 114,
भारत में संरक्षित क्षेत्र परमिट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी नागरिक को भारत में संरक्षित क्षेत्रों के गमन करने की अनुमति नहीं है जब तक सरकार के समक्ष विशेष कारणों को उचित ठहराया न जाए। बिल्कुल, जो संरक्षित क्षेत्र होता है, इस क्षेत्र में विदेशी नागरिक केवल तभी प्रवेश कर सकते हैं जब विशेष कारणों का उचित ठहराया जाए और भारत सरकार के द्वारा उनको स्वीकृति दी जाए। दूसरा, संरक्षित क्षेत्र परमिट प्रदान करने के दिशा निर्देश विदेशी विषयक संरक्षण आदेश 1958 द्वारा विनियमित होते हैं। ये भी करेक्ट है, तो दोनों का दोनों सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंध में बताइए कौन सा सही है। साहित्य अकादमी पुरस्कार को लेकर लिखा है, साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत के वर्तमान 24 भारतीय भाषाओं में प्रदान किए जाते हैं, जिनमें बोडो संथाली सबसे हाल में जोड़ी गई भाषाएं हैं। बिल्कुल करेक्ट है। महेश्वर सोरेन को वर्ष 2024 में संथाली भाषा में साहित्यिक आलोचना हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था। दोनों का दोनों सही है। ठीक है। वर्तमान में देखा जाए पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। बोडो संथाली 2005 में जोड़ा गया था, आप सभी को पता ही है। ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, प्रश्न संख्या 116। भारतीय नौसेना में हाल ही के विकास के संबंध में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं आपसे स्टेटमेंट के माध्यम से। आईएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 75 के स्टील पनडुब्बियों में पहला पोत है जिसे समुद्री अभियान के लिए डिजाइन किया गया। आईएस नीलगिरी, बताइए सही है क्या। देखिए, आईएस जो नीलगिरी है आपका एक स्टील जो है फ्रिंगरेंट है, जो प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत शिपयार्ड जो है कोड नाम से निर्माण जो है इसका किया गया था। ठीक है, तो पहला वाला भी सही नहीं है। और दूसरा देखिए, आईएनएस जो है बक्सीर प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत, ये उल्टा लिख दिया गया है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट 75 की तरह किया गया था, तो दोनों का दोनों गलत। और इस तरह ऑप्शन नंबर बी। स्वामित्व योजना के बारे में पूछा गया है, कितना कथन इसमें सही है को लेकर। स्वामित्व योजना को लेकर लिखा गया कि स्वामित्व योजना का आरंभ 24 अप्रैल 2020 को ग्रामीण आवासीय संपत्ति का ड्रोन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से डिजिटल मानचित्रण के लिए किया गया था। ठीक है, सही है। बताइए है कि योजना जो है 24 अप्रैल 2020 को पंचायती राज जो दिवस है उसी के दिन शुभारंभ किया गया था। ड्रोन और जीआईसी आधारित मानचित्रण के माध्यम से ग्रामीण संपत्तियों के अधिकारों का रिकॉर्ड तैयार करना और संपत्ति का रिकॉर्ड जो है कार्ड जारी करने के लिए किया गया था। ये योजना ग्राम पंचायतों को संपत्ति कार्ड जारी करने और ग्रामीण परिवारों को प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय कर एकत्रित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए दिया गया। ये तो सही गलत हो जाएगा आपका। देखिए, योजना जो है ग्राम पंचायतों में संपत्ति कर निर्धारण में सहायता तो करेगा, लेकिन संपत्ति कार्ड जारी करने या केंद्रीय कर एकत्रित करने का अधिकार इसमें नहीं दिया गया है। बिल्कुल स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर 1 केवल यहाँ पे सही बन जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 118। देखिए, क्वेश्चन लेंदी है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा ही। ठीक है। अगला देखिए, लिखा है कि चिनार वृक्षों को विशिष्ट पहचान क्रमांक प्रदान करने का उनका संरक्षण करने के उद्देश्य से ट्री आधारित मिशन किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। ट्री आधार मिशन, ये जम्मू और कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है चिनार वृक्षों के संरक्षण के लिए। ठीक है, घाटी वगैरह में। अगले देखिए, ये जो है आपको करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 के बारे में प्रश्न पूछा गया है। मैं बताना है आपको कौन जो है सही है। ठीक है, देखिए, भारत 39 अंकों के साथ 94 स्थान पर रहा। फिनलैंड 88 के साथ शीर्ष पे रहा। 38 अंकों के साथ भारत जो है 96 पे रहा। और डेनमार्क 90 अंकों के साथ जो है शीर्ष पे रहा। बिल्कुल ये सही हो जाएगा। 2024 वाला रैंक पूछा जा रहा है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। 38 अंक के साथ भारत जो है 96 पे रहा है। ठीक है, पहले देखा जाए 2022 में तो 40 अंक और 2023 में 39 अंक जो है मिला था इसको। ठीक है, 0 जिसको मिले वो अच्छा बात है, जितना अंक ज़्यादा मिलता है उतना ही क्या है, ठीक बात नहीं है। डेनमार्क देखा जाए तो ठीक ठाक स्थिति में है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 90 अंकों के साथ, हाँ, ज़्यादा अंक मिले तो अच्छा बात है। ठीक है, मैं शायद उल्टा बोल दिया था, करेक्ट करेंगे आप लोग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। गाजा पट्टी की सीमा निम्नलिखित में से, देखिए जो जो चर्चा में रहता है प्रश्न बनता है वहाँ से, तो गाजा पट्टी की सीमा निम्नलिखित में किन देशों से लगती है, ये पूछा गया है। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल और मिस्र, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उत्तर और पूरब में देखेंगे तो इजराइल आ जाएगा इसके। ठीक है, और एक बार मैप पे जाके आप लोग देखेंगे इसको, दक्षिण में मिस्र आ जाएगा, पश्चिम में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। अगला देखिए, पूछा गया है कि कालक्रम लगाइए। प्रकर्म दिवस आपको पता है, ठीक है, ये 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती का स्मरण को ध्यान में रखते हुए शुरू किया गया था। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, ये 25 जनवरी को। ठीक है, और इसका अब की बार का थीम भी रहा था 2025 का, वोटिंग जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। ठीक है, इसके अलावा देखें अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, ये 3 दिसंबर को रहा था। और विश्व जो है एड्स दिवस, ये जो है 1 दिसंबर को। यहाँ पे सीक्वेंस आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये ब्लू सिंड्रोम आखिर है क्या, ये पूछा गया आपसे। देखिए, पीएलएम जीन में उत्परिवर्तन के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार, जिसके कारण विकास में देरी, सूर्य के प्रति संवेदनशीलता, संक्रमण और कैंसर जोखिम होता है, तो पहला वाला ही सही हो जाएगा। अगला देखिए, हाल ही में जन समाचारों में रही अपार आईडी का तात्पर्य क्या है। जो अपार आईडी है, लिख रहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंतर्गत स्कूली बच्चों के लिए 12 अंकों को विशेष स्वास्थ्य पहचान, छात्रों की शैक्षिक प्रगति और उपलब्धियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत परिकल्पित एक अस्थायी शैक्षिक खाता रजिस्ट्री है। बिल्कुल, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी ही सही हो जाएगा। काफ़ी जगह इस्तेमाल भी होता है, तो सारा डाटा शैक्षिक से रिलेटेड वहाँ पे अवेलेबल होता है। मेक इन इंडिया लेबल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। मेक इन इंडिया लेबल योजना जीआई टैग के अंतर्गत भारतीय कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देना, भारत में निर्मित उत्पादों को प्रमाणिक और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक प्रमाणन प्रदान करना, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, आयुर्वेद आहार के संबंध में पूछा गया कि कौन सा कथन यहाँ पे आपको सही है। देखिए, लिखा गया है कि आयुर्वेद के समग्र आहार संबंधित अनुरूप विकसित खाद्य उत्पादों के संदर्भित करता है, करेक्ट है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने आयुर्वेद आहार के अंतर्गत आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों की एक सूची भी जारी की है, दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। भारत इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी इंडेक्स के संदर्भ में पूछा गया है, यहाँ पे 2-3 कथन दिया गया और ये रहा आपका ऑप्शन, कौन सा इसमें सही बनेगा। ठीक है, पहला कथन क्या बोल रहा है, नीति आयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करने और मानक स्तर निर्धारित करने के लिए एक साधन के रूप में लॉन्च किया गया है, सही है। ये सूचकांक परिवहन, विद्युतीकरण, चार्जिंग, बुनियादी ढांचा और अनुकूलता और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों संबंधित जो है अनुसंधान और नवाचार जैसे विषयों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। ये भी क्या है आपका, करेक्ट है। ये राज्य को भारत में इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी विजन को प्राप्त करने में क्षमता, कमियों की पहचान करने और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने के लिए तुलनात्मक ढांचा देगा। सब सही है, तो ऑप्शन नंबर डी। बाकी मेरे को नहीं लगता है कि इतने अंदर जाके प्रश्न आपको एग्जाम में बनाया जाएगा। ठीक है, खैर कोई नहीं। आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित की जाएगी। 2025 विश्व कांग्रेस जो है विश्व संरक्षण कांग्रेस, ठीक है, ये आपको अबू धाबी ही। अगला देखिए, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024 रिपोर्ट के बारे में विचार कीजिए और बताइए कौन सा सही है। क्या ऑप्शन इस पेज में नहीं है, अगले पेज में है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिख रहा है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा जारी किया जाता है स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2024, सही है। 2024 में वैश्विक मध्य तापमान वर्ष 1850 से 2024 की अवधि में रिकॉर्ड स्तर पर सर्वाधिक है। ये भी क्या है, करेक्ट ही है, क्योंकि तुलना 1800 से किया जा रहा है। 2015 से 24 की अवधि में प्रत्येक वर्ष रिकॉर्ड पे 10 सर्वाधिक गर्म वर्ष में से एक था 2024, बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों सही है, ऑप्शन नंबर डी।
हाल ही में निम्नलिखित में किस राज्य को उल्लास यानी नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? पूर्ण साक्षर राज्य, एक तो गोवा है और दूसरा जो है मिजोरम। ऑप्शन नंबर ए। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्ट लीग का छठा संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया है? डस्ट लीग का छठा, ये पुणे में ही, ठीक है। डस्ट लीग 5। 6। विश्व वन्यजीव दिवस के बारे में पूछा गया कि कितना कथन सही है, बताइए। ये दिवस प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है, बात सही है। 2025 में थीम था वर्ल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लानेट, दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 2023 में ये शुरू किया गया था, 2023 नहीं 2013 के आसपास, ठीक है। हाल ही में विश्व बैंक और अफ्रीकी विकास बैंक ने मिशन 300 लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य आखिर क्या है मिशन 300 का? 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ व्यक्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। 2030 तक उप सहारा अफ्रीका में 30 करोड़ व्यक्तियों को बिजली उपलब्ध कराना। बिजली उपलब्ध कराने के लिए लाया गया है आपको मिशन 300। अगला है सर्कुलेटरी के लिए शहरों में गठबंधन C3 के संबंध में बताना है कि कितना कथन इसमें सही है। ये शहर से शहर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और निजी क्षेत्रों की साझेदारी के लिए एक बहुराष्ट्रीय गठबंधन है, करेक्ट है। इसका घोषणा केंद्रीय आवासन शहरी कार्य मंत्री ने जयपुर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र की 12वें क्षेत्रीय 3R सर्कुलर इकोनॉमिक फोरम में की थी, दोनों का दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ पुरस्कार ये विनोद कुमार शुक्ल को ही। अगला देखिए, अगला प्रश्न है आपका, अफ्रीका भारत प्रमुख समुद्री सहभागिता का उद्घाटन का संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये तंजानिया में ही। अपना घर पहल के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, पूछा गया है कि कौन सा कथन इसमें आपको सही है, ठीक है। इसका उद्देश्य समग्र देश के ट्रक चालकों के लंबी दूरी की यात्राओं को बेहतर बनाना है, करेक्ट है। इसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, दोनों का दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरावा अवशेष खोजे गए हैं? ये आपको सिद्धार्थनगर में। वर्ष 2025 में विमोचित हुई चुनौतियां मुझे पसंद है नामक पुस्तक की लेखिका कौन है, पूछा गया है यहाँ पे। आनंदीबेन पटेल ही हैं। वार्षिक स्वास्थ्य रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर कितनी है? शिशु मृत्यु दर ये प्रति हजार में जीवित जन्मों में कितना है? 43 है, याद रखेंगे, ठीक है। 43 हजार में 43। 5 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले 43 बच्चे मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं हजार में, ये रिपोर्ट कहता है। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव 2025 उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित जो है किया गया? वृंदावन में। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश द्वारा हाल ही में विकसित राइज ऐप का आखिर उद्देश्य है क्या? तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल में डिजिटल साक्षरता, कृषि की मृदा की स्वास्थ्य निगरानी, डिजिटल प्रशिक्षण और निगरानी के माध्यम से टीकाकरण को सुदृढ़ करने के लिए राइज ऐप लाया गया है, याद रखेंगे। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्थल चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति से संबंधित नहीं है? नहीं है तो हस्तिनापुर तो है, छत्र, अंतरजी खेड़ा, कालीबंगन। प्रथम बौद्ध संगति के बारे में पूछा गया है, ठीक है, इजिली आप लोग बता सकते हैं। देखिए, सूत पिटक का संकलन उपाली के नेतृत्व में किया गया था, बिल्कुल नहीं, ठीक है। विनय पिटक का आनंद के नेतृत्व में, ठीक है, विनय पिटक का संकलन जो है उपाली के निर्देशन में किया गया था, ठीक है। जबकि सूत पिटक का आनंद के नेतृत्व में, दोनों जो है उल्टा लिख दिया गया था, और ऑप्शन नंबर इस तरह से डी हो जाएगा। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 144, हाल ही में चर्चा में उल्लेखित 3x35 पहल का उद्देश्य आखिर है क्या? तो ये विश्व जो है आपका स्वास्थ्य संगठन की पहल है, जो देशों के तंबाकू, एल्कोहल और शर्करा युक्त पेय करों को कम करके 50% तक बढ़ाने का आह्वान करती है।
पे करों को कम से कम, ठीक है, बढ़ा देना है। बिल्कुल वही है 3/35 पहल। जीपीएस जो है स्पूफिंग आखिर है क्या? जीपीएस स्पूफिंग वास्तविक स्थान के बारे में रिसीवर्स को भ्रमित करने के लिए कृत्रिम जीपीएस सिग्नल भेजने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 के बारे में एक प्रश्न है आपका। क्या लिख रहा है? 2025 में 15वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। ठीक है, 2025 में। सही 21 जून को पता है योग दिवस मनाया जाता है। 2025 वाला कौन था? 11वां था। ठीक है, इंटरनेशनल योगा डे। और इस बार का थीम जो था, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य एक योग था। एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। ये तो थीम तो सही है। ऑप्शन नंबर डी। आदि कर्मयोगी के संबंध में पूछा गया है कि कितना स्टेटमेंट सही है। इस मिशन के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पहली बार क्षेत्रीय प्रक्रिया प्रयोगशाला लॉन्च किया है। सही है। ठीक है, पहला वाला तो सही है। आगे देखते हैं। अगला है, इस मिशन का लक्ष्य 20 लाख जनजातीय जमीनी स्तर पे कार्यकर्ताओं और समग्र स्तरीय परिवर्तनकारी नेताओं का एक संवर्ग तैयार करता है। बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। भारत में कार्यात्मक साक्षरता की उपलब्धियों के संदर्भ में कुछ कथन दिया गया है और बताना है कौन सा इसमें आपको सही है। लिखा है, गोवा भारत का पहला राज्य है जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त किया है। फंक्शनल लिटरेसी की बात है, यानी कोई व्यक्ति जो है या व्यक्तिगत विकास और समाज में सार्थक भागीदारी के लिए दैनिक जीवन में पढ़ने लिखने और अंकगणितीय कौशल का प्रभावी रूप से उपयोग करने की क्षमता से है। यानी आप केवल पढ़ाई से जाके बाहर जाके, ठीक है। उल्लास एक कार्यक्रम आया था, पता ही है, केंद्रीय सहायता प्राप्त योजना था। 2022 से 27 तक लागू किया गया था और इसी में जो है इसके लिए बात जो है किया गया था। और मिजोरम जो है भारत का पहला राज्य बना था जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला था। ठीक है, लक्षद्वीप यूटी था जो पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता वाला था। ये लिख रहा है अगला। सही सही है क्या? बिल्कुल सही है, यूटीज में यही हो जाएगा। ठीक है, यूटीज में भी लद्दाख था। ठीक है, ये भी आपका इनकरेक्ट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। हाँ, गोवा भी घोषित किया गया है, बल्कि मिजोरम पहला है, इसलिए हम लोग उसको गलत किए। वाडा जो है नेगेटिव रक्त समूह के संदर्भ में पूछा गया है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ब्लड जो है ट्रांसफ्यूजन द्वारा ISBT 042 के रूप में आधिकारिक रूप से पंजीकृत किया गया है ग्वाडा नेगेटिव रक्त समूह। ठीक है, करेक्ट है। EM एंटीजन की अनुपस्थिति द्वारा परिभाषित इसको किया गया है। दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए। लास्ट प्रश्न है आपका आज का। WHO के वैश्विक महामारी समझौते के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा यहाँ पे सही है। ये समझौता 20 मई 2025 को अंकित किया गया था। सही है। ये समझौता 60 देशों द्वारा अनुसमर्थन के पश्चात विधिक रूप से बाध्यकारी हो जाएगा। ठीक है, वैश्विक महामारी समझौता, बिल्कुल दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ये आपका सही बन जाएगा। चलिए, इस तरह टेस्ट नंबर हम लोग 14 कंप्लीट कर लिए। ये जो फुल लेंथ का आपका टेस्ट था। अब अगला टेस्ट आपको CSET का रहेगा। बाकी लेक्चर को आप लोग शेयर वगैरह करते रहें। ठीक है, और जो टेस्ट पेपर मैं आपको फुल लेंथ का अवेलेबल करा रहा हूँ, जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करते हैं, 3 टेस्ट पेपर अभी तक आपको उपलब्ध करा दिया गया है। चौथा टेस्ट पेपर आपको उपलब्ध कराया गया है अभी हाल फिलहाल। एक टेस्ट पेपर और आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो आप लोग जो है इसको जरूर अटेम्प्ट करेंगे खुद से, कि एग्जाम आपको खुद से ही लिखना है। ठीक है, चलिए, बाकी लेक्चर को शेयर कर देंगे, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और आप लोग धैर्य बनाए रखेंगे, बहुत बेहतर तरीके से आगे आपके लिए चैनल पे काम किया जाएगा। पूरे जो है हर एक स्तर से, हर एक अप्रोच के साथ काम किया जाएगा। तो अभी स्थितियाँ वो नहीं है कि मैं उस तरीके से अभी आप सभी के लिए काम कर सकूँ। बाकी इस परिस्थिति में भी आप सभी का जो है साथ दे ही रहे और आगे भी साथ आप सभी का देंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सभी के लिए ये जो है लेक्चर जो है बेहतर रहा होगा। इसको अधिक से अधिक शेयर करेंगे, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालेंगे। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।